नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या जो आपके बीएससी का टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरी बुक जो है आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और बीएससी बीएड जो आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बुक में ध्यान रखना, मैटर जो है जेपीएच बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन। कई बच्चे पूछ रहे थे सर पहले आपने कौन सी बुक से चलाओगे, तो जेपीएच बुक से चलेंगे। देखो फर्स्ट लाइन आ रही है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। धीरे आराम से चलेंगे, स्लो, तो अपने पास टाइम है कंसेप्ट क्लियर करते हुए। देखो सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या को लिखा जाता है z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। ये होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, हिंदी वाली लैंग्वेज यही है। आगे देखो, रूप की संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, लिख लेना। जहां x y जो है आपका किस नंबर से, वास्तविक नंबर से, किससे रिलेशन रखता है, वास्तविक नंबर से। ये बात ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना आयोटा की जो वैल्यू है, जो आपके पास दिया हुआ आयोटा है, इसका मान आपके पास अंडर रूट -1 आएगा। इसका मान आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट -1। सम्मिश्र संख्या होती क्या है, x प्लस आयोटा वाई। एक्स वाई क्या है, आपके वास्तविक नंबर। आयोटा का मान क्या आएगा आपके पास, अंडरूट जो है 1 आएगा, ध्यान माइनस का 1 आएगा। इसमें जो x है इसे आप रियल z लिखते हैं, ठीक है, x को। और जो y है इसे इमेजरी पार्ट z लिखा जाता है। अर्थात ये क्या है आपके पास, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। ये आपके पास जो है ये काल्पनिक है। ये क्या पार्ट है, काल्पनिक पार्ट। ये छोटी छोटी बातें आगे जाके ध्यान रखना, हर कंसेप्ट में अपने काम आने वाली चीज करवा रहा हूं। जैसे अब इसमें एक बात सुनो, विशेष बात सुनो यहां से। जैसे ही कोई विशेष बात आएगी थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे। विशेष बात सुनो, विशेष बात क्या है आपके पास, यदि आपके पास x इक्वल दे रखा है, यदि आपके पास y इक्वल आपके पास क्या हो, इसमें 0 हो, y इक्वल यदि आपके पास 0 हो, तो ध्यान रखना z जो होगा वो आपके पास क्या होगा, विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब है बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। यदि इन्हीं संख्याओं में z इक्वल में जो है आपके पास, इन्हीं संख्याओं में y इक्वल, z इक्वल नहीं है, जो y इक्वल आ गया, x इक्वल की बात सुनो। x इक्वल यदि 0 है तो जो z होगा अभी वो आपके पास क्या होगा, विशुद्ध। क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा। ये अभी तक सम्मिश्र संख्या की बात चल रही है। कौन सा, जैसे सम्मिश्र संख्या z है, समझने के लिए x प्लस आयोटा लिखो। यदि y 0 है तो वास्तविक बच गया, यदि आपका x 0 है तो काल्पनिक बच गया। ये बात ये समझा है। अब आगे देखो, इसके बाद में सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। सम्मिश्र संख्याओं का क्या है, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर की बात करें। ऑर्डर पेयर की बात करें। अब आगे देखो इसमें होता क्या है। यदि आपका वो z जो होता है उसे लिखा जाता है x व y के अंदर, पेयर में रहेंगे, x में ही रहेगा और y में रहेगा। एक्स वाई में क्या है, इन्हें लिखे जाएंगे, जिनमें आपके पास जो है रियल z और मेजर z की बात आपके पास होगी। यदि मैं यहां लिखूं 2 + 3 आयोटा लिख दूं, तो इसे यदि आप युग्म के रूप में लिखोगे तो 2 और 3 लिखा जाएगा। ये आप जानते भी हो, थोड़ा सा मैं लिख के बता रहा हूँ बस, और तो कुछ नहीं।
यदि आपके पास क्या हो, अंडर रूट माइनस का 2 हो, तो उसे ध्यान रखना -2 की वजह से 0 अंडर रूट 2 लिखा जाएगा। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। यदि 0 0 होंगे तो क्या लिखा जाएगा, 0 और 0 लिखा जाएगा। यदि सिर्फ आपके पास आयोटा होगा तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 0 और 1 लिख सकते हो। ध्यान रखना पूर्ण रूप से बेसिक से चल रहे हैं, कोई ये है नहीं अपने पास बिना बेसिक वाली कोई। अब देखो, जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की, उनके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। नंबर 1 तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक समिश्र संख्या, प्रत्येक समिश्र संख्या दो वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दो वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित युग्म होता है। दो वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग्म होता है, ये आएगा। ठीक है। अब एक और बात इसके साथ देख लेना, क्रमित युग्म कैसे होता है। संकेत इसका क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी इसका संकेत होता है। और क्रमित युग्म को जो लिखा हुआ मिलता है वैसे मिलता है, वाई एक्स, ये दोनों किस में है, आर में। और जो इक्वल आएगा वो आर का आर से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आर की स्क्वायर आएगा। ये किसी प्रकार, चाहे तो ये लैंग्वेज मिले चाहे ये लैंग्वेज मिले, दोनों में से आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आती है समिश्र संख्याओं के मूलभूत बीजीय सक्रियताएं। जैसे आपके पास समिश्र संख्या दे रखी है, देखो ये मैंने यहाँ वाली लाइन को समझो, जेड में है, मैंने 1 लिया तो समिश्र संख्या मेरे पास x1 प्लस आयोटा y1 आ गया। जैसे ही मैंने जेड में 2 लिया, मेरे पास x का 2 प्लस आयोटा y का 2 आ गया। ये समिश्र संख्या होती है। मैं ये 3 लेके भी बना सकता हूँ, जेड से शुरू नहीं किया, थोड़ा जेड से ही शुरू कर देते हैं, x प्लस आयोटा y। ये इस प्रकार की समिश्र संख्या है। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि यदि Z1 Z2 हो तो इसमें ध्यान रखना वास्तविक पार्ट वास्तविक के इक्वल और काल्पनिक पार्ट काल्पनिक के इक्वल होगा। कंडीशनें होती हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ध्यान रखना। कंपटीशन में इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशन ये दी जाएगी, अपने को पूछा जाएगा इसका वास्तविक क्या है, तो ध्यान रखना वास्तविक में x1 वाले का x2 के इक्वल होगा। अब देखो Z1 प्लस Z2 में ध्यान रखना वास्तविक पार्ट से जुड़ेगा, काल्पनिक पार्ट से जुड़ेगा, रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट। जैसे ही नेगेटिव करोगे तो वास्तविक से वास्तविक, काल्पनिक से काल्पनिक, इमेजिनरी से इमेजिनरी, और दोनों के दोनों ही होंगे। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, या इससे बहुत जगह आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, हर जगह काम देता है। देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, जैसे 1 2 माइनस 1 2, ठीक है, प्लस आएगा। फिर भी देखो 1 2 प्लस 2 1, अर्थात पहले वाले में x अक्ष वाले रहेंगे दोनों के दोनों, दूसरे वाले में x का y का x से रहेगा। अर्थात 1 का 2, 2 का 1 लिखना चाहो या चाहे इसे 1 का 2 लिख लेना, बात वो की वही आएगी। यहां जो आएगा, जैसे यहां से देखो, इसे थोड़ा याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी किया हुआ ये मल्टीप्लाई ही है, आप इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में याद कर सकते हो। देखो कैसे, x1 का x2 से, y1 का y2 से बीच में नेगेटिव वास्तविक बना देता है, x1 का y2 से, y2 का x1 से बीच में प्लस और बाहर आयोटा काल्पनिक बना देता है। बस इतना याद रखना है। पहले तो ये लाइनें तीर एरर चलेगा ऐसे, फिर चलेगा ये टेपर में ऐसे। आपको कलर में भी करके बता देता हूँ, कई बच्चे लॉजिक से उनको अच्छा लगता है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो क्या लॉजिक है ये तो याद ही रह जाता है वैसे ही, पर थोड़ा सा देख लो। ये लो, ये एरर इस तरफ लग गया, ये इसकी तरफ आ रहा है, और ये बन जाता है आराम से। अब चलो माइनस आने पर अंदर प्रत्येक में वास्तविक और काल्पनिक में माइनस रहेगा। 1 में जेड को, जेड जो होता है वो पी अपॉन में क्यू वाली फॉर्म के नियम के अकॉर्डिंग क्यू नॉट इक्वल होना चाहिए, अर्थात जो जेड है वो नॉट इक्वल होना चाहिए। प्रीमीकरण कर दो, आप क्या करो, जो आपके पास x प्लस आयोटा है उसका अपर और लो में आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे भी याद रख लेना। जेड अपॉन में Z2 है, इसका भी क्या किया, जो Z2 है उसका अपर और लो में क्या किया, प्रीमीकरण कर दिया और आंसर निकाल। ये सिंपल सी बातें हैं, ये काम की नहीं है वैसे, थोड़ा बहुत बस वैसे ही देख लेना।
इसके बाद में आपके पास आते हैं इसकी गुणनखंड प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी में क्या आता है आपके पास, सारे के सारे नियम, कैसे संवर्तता, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कैंसिलिंग लॉ, आइडेंटिटी लॉ। लेकिन मैं कोई नहीं बताने वाला, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि Z1 Z2 करने पर आपके पास वह संख्या उसी नंबर सी कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो सत्य होगी। कंसेप्ट याद करना, क्योंकि हमें कंसेप्ट चाहिए। दूसरी कंडीशन, यदि आपका Z1 Z2 और Z3 हो, और इसी प्रकार से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो, आप उनमें से पहली दो संख्याओं को अंतिम दो संख्याओं के साथ फिर तीसरी वाली ऐड करोगे तो ये क्या कहलाती है, वैसे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अपने वो प्रॉपर्टी याद रहे ना रहे, ये इक्वल होता है। कर्मण्यता में क्या होता है, Z1 Z2 इक्वल होता है Z2 Z1 की। और कैंसिलिंग लॉ के अंदर क्या होता है, Z1 में प्लस Z जोड़ो और Z2 में भी प्लस Z जोड़ो, आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 इक्वल Z2 आएगा। एक अभी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं यहां तक आया हूं, ये देखो आइडेंटिटी वाला ध्यान रखना। आइडेंटिटी में आपके पास जीरो जुड़ता है, चाहे वह लेफ्ट से जोड़ो चाहे उसे राइट से जोड़ो, जीरो ऐड करने पर आपके पास जीरो का जीरो ही आएगी। जीरो जोड़ने पर संख्या जो होती है वो की वही आएगी। ये होता है आइडेंटिटी तात्समिक अवयव, ये पूछा जाता है। अब देख लेना तात्समिक अवयव को क्या लिखा जाएगा, जीरो जीरो से लिखा जाएगा क्रमिक युग्म के अंदर, ठीक है। और यदि आपको इनवर्स की बात कर ले, यहाँ ये क्या बोलेगी, इनवर्स के बारे में बताओ। इनवर्स मतलब प्रतिलोम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम का बोले तो ध्यान रखना, z प्लस माइनस का z करने पर आपके पास माइनस का z प्लस का z इक्वल क्या आ जाएगा, जीरो। अर्थात प्रतिलोम का आता है विपरीत नंबर उसमें वापिस ऐड करो। जैसे दो है उसमें माइनस दो करने पर जीरो आता है ना, उस हिसाब से z में माइनस का z आप करोगे, उसमें जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी बात बोल रहे हैं। अब अपने पास गुणा की भी प्रॉपर्टियां आएगी आगे। गुणा के लिए वो के वही नियम लगेंगे, अपने Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही होना चाहिए। Z1 Z2 Z3, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर आप Z1 Z2 और Z3 अंतिम दो का करो, इक्वल आना चाहिए। नियम याद रहे ना रहे, नाम याद रहे ना रहे, कंडीशन याद रहनी चाहिए। Z1 का Z2 से करो चाहे Z2 का Z1 से करो। क्या क्या नाम होते हैं कमेंट में डाल देना, इनके नाम क्या होंगे ये बताना आप लोग। फर्स्ट का क्या नाम होता है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या नाम है, फोर वाली प्रॉपर्टी का आप नाम आप ही बताओगे। एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ, फोर वाली प्रॉपर्टी का नाम भी आप ही बताओगे। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, जिसमें Z1 बराबर Z2 आएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ कंडीशन और सामने लिख दिया आपके पास, जहाँ Z जो है वो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, तभी ये इक्वल आता है। यदि ये जीरो हो जाता है तो लेफ्ट और राइट से जीरो का मल्टीप्लाई आंसर जीरो दे देता है। अब जो 6 नंबर जो है, 5 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। Z1 का आइडेंटिटी 1 होता है, ध्यान रखना। आप चाहे इसे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करो, आंसर Z ही आएगा। ये काम की चीज है। 6 नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें ध्यान रखना, यदि प्रतिलोम इनवर्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनवर्स को स्टार लिखता है मल्टीप्लाई में, यदि आप इसे प्रतिलोम इनवर्स का लेफ्ट और राइट से कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, 1 0 आएगा। ध्यान रखना 1 और 0 इसका आंसर आएगा। जैसे यदि आप x का कर रहे हो तो x प्लस x का यदि आपको इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात करना है, स्टार ज्ञात करना है, आप ध्यान रखना इसका क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर एक्स, और वाई वाले में क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर आएगा। ये छोटी छोटी बातें थी बेसिक। इसके बाद में बंटन वाला नियम है, नहीं है किसी काम का, अपने कंपटीशन के लायक नहीं है ये, छोड़ दो। देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें आप एक बार तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लो Z2 प्लस Z3 का, और एक बार इसका क्या करो, राइट से मल्टीप्लाई कर लो Z2 Z3 का। आंसर तो निकाल ही लोगे मल्टीप्लाई करके। चलो आगे, समिश्र सहयुग्मी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से क्वेश्चन बनने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, अभी अपने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहे हैं। भी कॉम्प्लेक्स क्या है, क्या करना है, समिश्र संख्या किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये धीरे धीरे अपने इनकी बातें हम शुरू करेंगे। समिश्र जो सहयुग्मी है ये आपका क्या होता है, समिश्र सहयुग्मी क्या कहलाता है भाई, यदि आपके पास कोई संख्या समिश्र जो है वो z इज इक्वल टू आपके पास x प्लस आयोटा y के रूप में है। यदि आप इसको z का कंजुगेट z पे लाइन लगा के उसे क्या लिख दो, x माइनस आयोटा y में लिख दो, इसका मतलब ये क्या हो गया, समिश्र संख्या का कंजुगेट। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट बात।
यदि आपके पास दिया हुआ जो है वो 1 प्लस आयोटा में दे रखा है, ऐसे लाइन लगा दी मैंने इसके ऊपर, इसका जैसे ही कंजुगेट हटेगा ना तो ध्यान रखना 1 माइनस आयोटा आएगा। इससे एक बार रुको, आगे वाली बात एक लाइन कंप्लीट हो जाए फिर बताऊंगा। यहाँ हो रहा जो एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 पर लाइन लगा के कंजुगेट करके 3 आएगा, और 2 पे आप यदि कंजुगेट करोगे तो माइनस का 2 आयोटा आएगा, माइनस का। इससे एक बात ध्यान रखना, कंजुगेट कभी भी वास्तविक नंबर पर अर्थात सहयुग्मी कभी भी वास्तविक नंबर पर नहीं होता, वास्तविक नंबर्स पर नहीं होता। अर्थात ये देखो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। सहयुग्मी आपका क्या होगा, सहयुग्मी आपका क्या होगा, काल्पनिक नंबर पे आएगा। जैसे ही आपके पास काल्पनिक नंबर है उसका आप यदि कंजुगेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस वाले वापस प्लस हो जाएंगे। ये इतना दिमाग में रखना है। इसके इतनी ही काम की चीज थी, अच्छी काम की चीज थी। अब कुछ इसके नियम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। नियम आपके गुणधर्म, चाहे गुणधर्म बोलो चाहे नियम बोलो, जैसे देखो z का z और फिर इसका कंजुगेट करोगे तो वापस वो का वो भी प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ मेरे पास z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा है, मैं इसका कंजुगेट कर दिया एक बार तो 2 माइनस 3 आयोटा, कारण काल्पनिक नंबर्स के पास आयोटा होता है। दोबारा फिर इसका कंजुगेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस वाले वापस प्लस में 3 आयोटा हो जाएंगे। देखो यही लिखा है मैंने भी, यही बोला है, ये नियम आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद में सेकंड वाले की बात क्या कर रहा है, z में z का कंजुगेट जोड़ने पर 2 आपके पास रियल पार्ट ऑफ z आता है। देखो हर लाइन कोशिश करेंगे समझ के चले। देखो z में आपके पास वैल्यू है x प्लस आयोटा y, z के कंजुगेट में आपके पास वैल्यू है x माइनस आयोटा y। दोनों को जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे तो आपके पास काल्पनिक वाला कट जाएगा, 2x क्या बचेगा रियल वाले में, यही बात ये बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल भी बता दिया। चलो सी नंबर वाले में क्या बोल रहा है, z का माइनस z करने पर क्या बचेगा, प्लस करने पर वास्तविक आ रहा है तो माइनस करने पर क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। ये लो, इसको तो देखने की जरूरत नहीं। अब आगे वाली पार्ट जो डी नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका क्वेश्चन बनता है। z और z का कंजुगेट आ रहा है, इसका मतलब वो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का कारण सुनो। z आपके पास है x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट है आपके पास x माइनस आयोटा y। हमें पता होता है कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में करके देखो यही नियम, क्या करो इन दोनों में ये की बात ये करो, जैसे इन दोनों पे लगाओगे x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, आंसर आएगा x की स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, और आयोटा की स्क्वायर क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ये आ रहा आंसर, ये प्रूफ के साथ, ये ये भी प्रूफ हो गया है। देखो ये एक लाइन से ही करा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो आप सोच रहे हो कि सर आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, कुछ भी लाइन से ही हो रहा है ये, मेरे अकॉर्डिंग मैथ के अकॉर्डिंग ऐसी लाइनें होती है ये। देखो आगे दिया हुआ है आपके पास ई नंबर ऑप्शन है जिसमें z1 प्लस माइनस z2 करेंगे, ऊपर लाइन लगी हुई है तो अलग अलग कंजुगेट हो सकता है, ये नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बात है ये। इसके बाद में आपके पास कंडीशन जो दे रखी है, z1 z2 के ऊपर लाइन लगी है अर्थात कंजुगेट है तो z का कंजुगेट हो सकता है, z2 का भी हो सकता है, नॉर्मल सी बात है ये भी। अब इंपॉर्टेंट सुनो एक और जी नंबर वाली, z के ऊपर n लगा के आप कंजुगेट लगा रहे हो, इसका मतलब है z का कंजुगेट करके भी आप n कर सकते हो। n नंबर्स क्या होंगे, वास्तविक, अर्थात जीरो नहीं होगा, वास्तविक में नहीं, n ऑफ नंबर नेचुरल, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो आपके पास क्या है, z1 अपॉन में z2, और दोनों के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ कंजुगेट है, मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट है, ध्यान रखना। तो z1 पे कंजुगेट और z2 पे कंजुगेट लगा सकते हो, जिसकी कंडीशन क्या है, z2 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सी लाइन सुनो, बोलेंगे सर इतनी देर से सबके लिए बता रहे हैं, हमें ऐसे ही साथ में लेके चल रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो, सुनो।
हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Z1 प्लस जेड का कंजुगेट एम जेड जेड का बार सदैव आपके पास क्या आएगा? वास्तविक आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बनता है, वास्तविक होता है। और मैंने ऊपर करवा दिया है, चेक कर लेना। कंसेप्ट लाइन लिखा रहा हूं पूछने के लिए। दूसरी कंसेप्ट लाइन लिखो, जेड बिलोंग्स टू आर में, नॉट बिलोंग्स टू आर में, जेड नॉट बिलोंग्स टू आर में जेड माइनस जेड का कंजुगेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? काल्पनिक नंबर्स प्राप्त होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक नंबर आता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे ही आप जेड माइनस जेड टू करोगे काल्पनिक नंबर आपके पास आएंगे। तो इससे आगे अपने अब चलते हैं। ये दो क्वेश्चन आरपीएससी वालों के लिए फेवरेट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो समिश्र संख्याओं का, इसमें थोड़ा सा ना जेपीएससी वाली में ध्रुवीय रूप में इसके ज्यामितीय रूपण भी दिया हुआ। ज्यामितीय रूपण का वो कोई इतना इशू नहीं है, आपके पास जो पॉइंट दिया हो आपको इतना तो पता ही होगा, आप 12th क्लास पास आउट आए हो, कि इसमें प्लस प्लस वाले आएंगे, इसमें आएंगे माइनस प्लस वाले पॉइंट, इसमें माइनस माइनस वाले पॉइंट्स आएंगे और इसमें आएगा प्लस माइनस वाले पॉइंट। ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जैसा आपको दिया, जैसे -2 और 3 दे दिया तो ये पॉइंट इसमें आएगा, 2 2 3 वाला इसमें पॉइंट आएगा, -2 और -3 वाला इसमें आ जाएगा और 2 और -3 वाले पॉइंट इसमें आ जाएंगे। यही बात हो रहा है। अभी देखो समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म्स। समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। देखो समिश्र संख्याओं का क्या होता है, आपको पता है हमारे पास समिश्र संख्या होती क्या है? x प्लस आयोटा वाई वाले रूप में, ये होती है आपकी समिश्र संख्याएं। ठीक है, इसे जो आपका समतल है या आर्गुमेंट है उसके ऊपर अपने निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं तो इसमें से एक बिंदु भी लेना पड़ता है उस आर्गुमेंट में। वो बिंदु अपने लेते हैं क्या? क्या बिंदु लेंगे? P बिंदु लेंगे, वो भी एक्स वाई का। कैसे बनाएंगे इसको पहले सुनो, ये ऐसे बनाएंगे, आपके पास ये आएगी आपकी एक्स अक्ष। ठीक है, ये आएगी, थोड़ा सा अच्छे से आराम से। ये अपने पास आएगी वाई एक्स की बात। ये अपने पास आएगा यहाँ पर वाई का मान आएगा। एक सेकंड भाई, लाइन है ना थोड़ी सी सही से लगाने दो, कुछ ड्राइंग में है ना प्रॉब्लम आ रही है। ये ठीक है, ये वाई एक्स आ जाएगी। वाई एक्स के बाद में आपके पास यहाँ आपको वो पी पॉइंट लेना है, जिसकी अपने वैल्यू अभी भी निकाली थी, वो पी पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को ऐसे मिला लेना, इस यहीं तक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मिला लेना आप वापस एक्स एक्स से। बीच का एंगल आपको पता है थीटा आएगा। रेडियस क्या होती है? आर होती है। पी पर जो पॉइंट है वो आपका क्या आएगा? एक्स और वाई आएगा। और यदि आप इसे एक्स एक्स के सापेक्ष देखोगे तो क्या होता है? आपके पास आर कोस थीटा होता है। और आप इसे वाई एक्स के सापेक्ष देखोगे तो क्या होता है? आर साइन थीटा। यहाँ तक आप सभी जानते हो इस बात को। मैं यहाँ पॉइंट दे देता हूँ, वो यहाँ मैं डैश डैश करके इसको मिला है, इसका कोई पॉइंट नहीं दे रहा हूँ। आर रेडियस जेड दे दिया। जेड में मेरे पास क्या है? जेड में मेरे पास है एक्स वाई। और ये एक्स वाई मुझे किस में चेंज करना है? ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग आर और थीटा में मुझे चेंज करना है। अब आपके पास क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें ध्यान रखने वाली बात, विशेष विशेष बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आपका ध्रुवीय निर्देशांक है, देखो क्या है ध्रुवीय। देखो ड्राइंग की तरफ मत देखना रे, ड्राइंग ऐसी होती है, बनानी आने लगती है ना तब तक बहुत टाइम लगेगा। ध्रुवीय जो निर्देशांक है वो आपके क्या आएंगे? ध्रुवीय निर्देशांक आपके आएंगे आर थीटा आएंगे। ठीक है, आर थीटा। अब देखो एक्स एक्स के सापेक्ष जैसे चलोगे, देखो थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ मैं लिखता हूँ, ऐसे इस कलर से लिखते हैं। एक्स एक्स के सापेक्ष आप चलोगे तो आपके पास आएगा आर कोस थीटा।
वाई एक्स के सापेक्ष चलोगे तो आपके पास आएगा आर साइन थीटा। एक्स एक्स के सापेक्ष इस इक्वेशन को ले लेना 1, इसको इक्वेशन को ले लेना 2, दोनों को क्या करना, वर्ग करके ऐड कर देना। क्या करना है, वर्ग करना है इन पे, और इनका क्या कर देना, ऐड कर देना। वर्ग के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर 2 लगा दिया, इसका मतलब वर्ग हो गया है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर की स्क्वायर और ये कोस की स्क्वायर साइन की स्क्वायर, दोनों को थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे से, वर्ग करके जोड़ रहे हैं ना, आर की स्क्वायर दोनों में से बाहर लेके भी लिख देंगे। कोस की स्क्वायर थीटा प्लस आर की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा और प्लस में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। आपके पास जो मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा आर की स्क्वायर, क्योंकि कोस की स्क्वायर साइन स्क्वायर आपके पास 1 होता है, आर की स्क्वायर इक्वल एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर है। इसे आप लिख सकते हो आर अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अर्थात एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं ये आर का मान मैंने ये दे रखा है, आपको मैं ये दे दूं कि यहाँ मुझे चाहिए किसका, एंगल्स चाहिए, किसका, थीटा का मान चाहिए। कोण निकालने के लिए, मुझे थीटा निकालने के लिए बात करूं मैं कि आपको कोण निकालना है, कोण कैसा है। तो आप देखो, जो आपके पास मैंने अभी दी थी वैल्यू, क्या दिया था, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसका डिवाइड कर लो, उसको लिखो टेन थीटा बन जाएगा वो, किस फॉर्म में, y अपॉन में x में। तो थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स y अपॉन में x में। ठीक है, यहां से देखना शुरू करो। अब मैंने ये किया क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखो। मैंने जो आपने y इक्वल जो आपके पास था आर साइन थीटा और उसको अपॉन में लिखा x इज इक्वल टू आर कोस थीटा के, इसको डिवाइड करके ये बनाया और कुछ नहीं किया, इसे इनवर्स में ले लिया। अब ये जो थीटा का जो ये वैल्यू आई है ना, इससे आप बोलोगे z का क्या, कोणांक। इंपॉर्टेंट बात ये, क्या कहोगे, z का कोणांक। z का क्या कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, इंग्लिश में ए आर जी बार बार कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इसका एक नाम होता है एएमपी भी होता है, इसको आप नाम जो होते हैं ये दोनों, ये भी याद रखना थोड़ा। अब इसके बाद में एक विशेष स्थिति और बनेगी, देखो एंगल वाली सारी बात हुई नहीं है अभी तक, ये बहुत गहराई से जाने वाले हैं, धीरे धीरे चलेंगे अपने। देखो मेरे पास यदि मैं z इज इक्वल टू बात करूं तो z इज इक्वल टू मैंने x प्लस आयोटा वाई है, उसकी जगह मैं यहां लिख सकता हूं r बाहर लेके कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिख सकता हूं। इसको मैं यदि और लिखना चाहूं, इसको यदि मैं किसी और विशेष रूप में लिखना चाहूं, इसमें जेड ध्रुवीय रूप में लिखना चाहूं, तो इसे क्या लिख सकता हूं, आर ई की आयोटा थीटा, क्योंकि मुझे पता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं ई की आयोटा थीटा लिखता हूं। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये भी बहुत जगह काम आएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या हो गया आपके पास, ध्रुवीय रूप या मापांक क्या रूप कहलाता है, आर इज इक्वल टू कोस थीटा, ये क्या कहलाता है आपका, ध्रुवीय रूप। ये क्या कहते हैं, मापांक या कोणांक भी कहते हैं, मापांक या कोणांक भी कहते हैं। अभी चलो आगे, ध्रुवीय रूप का मापांक या कोणांक कहते हैं, जेड इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा आ जाएगा। अब देखो, जो ये आर इज इक्वल टू आर थीटा इसको लिखा है ना जेड के सापेक्ष वाला, ये जेड यहां लगा लेना, इसे बोलते हैं चर, क्या कहते हैं, चर घातांकीय, चर घातांकीय रूप। अब इसका सबसे पहले ना एक एग्जांपल करना जरूरी है, सारा कुछ कर लिया, एक एग्जांपल अपने को आना चाहिए, एक एग्जांपल आना, ये मापांक मॉडुलस वाली थोड़ी बात आगे करेंगे, पहले एक एग्जांपल इसका होना जरूरी है। टॉपिक अच्छा है, बात सारी क्लियर हो जाए ना तो अच्छी रहेगी। अब देखो मेरे पास आएगा क्या, वो सुनो, मेरे पास आ जाए जैसे 1 प्लस आयोटा आ जाए, ठीक है, इसे मैं मुझे पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो इसे लिखा कैसे जाता है, मैं वो डायरेक्ट पहले लिख के बता देता हूँ, अंडरूट टू ई की पाई अपॉन 4 आयोटा, इस रूप में। अब ये बना कैसे, देखो आर निकालने के लिए मुझे पता है एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 प्लस 1 की स्क्वायर स्क्वायर आर क्या आ जाएगी मेरे पास, अंडरूट 2 आ रही है। ये आर की जगह तो मैंने आर की जगह तो आर लिखा,
दूसरा मुझे क्या चाहिए, थीटा का मान। थीटा क्या चाहिए मुझे, टेन में। टेन क्या आएगा, इनवर्स। इनवर्स आएगा, लिखो क्या आ रहा है, दोनों का आ रहा है 1 में 1, 1 से 1 कैंसिल आके क्या आ रहा है आपके पास, पाई/4 आ रहा है। इसका मान, थीटा का मान आ रहा है मेरे पास पाई। अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में क्या होता है। टेन थीटा का मान इसमें जो है वो का वो रहेगा, थीटा का थीटा रहता है। इस एंगल में आ जाए तो पाई माइनस थीटा, पहचान क्या आएगी वही, इसमें क्या आएगा प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें क्या आएगा माइनस माइनस आएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास प्लस और माइनस आ जाएगा। अब देखो इसमें तो पाई माइनस थीटा आएगा, इसमें डायरेक्टली माइनस थीटा आएगा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा आएगा। यह आता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह आता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, यह आता है आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट, और यह आता है आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, दोनों के दोनों प्लस है, जैसा आएगा थीटा वैसा का वैसा आएगा पाई/4। ये बात ध्यान रखना। अब देखो एंगल वाली बात भी होगी अपने पास, तो थीटा की जगह क्या, आर की जगह आएगा Z=R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। आर की जगह √2, थीटा की जगह आपके पास कोस पाई/4 प्लस आयोटा और साइन पाई/4 ये। और इनको क्या लिख सकते हैं, अपने को पता है ई का थीटा लिखते हैं, थीटा का मान है पाई/4, और ये आएगा आपके पास यहाँ आयोटा, यहाँ आ जाएगा √4, ये आता है आपका ध्रुवीय रूप। अब आपके पास ध्रुवीय रूप आ गया। इसमें आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, दो एग्जांपल वो करके आप मुझे बताओगे। नंबर 1, -5 का क्या निकलता है ध्रुवीय। नंबर 2, 2 आयोटा का क्या होता है। ये दोनों के दोनों आप कमेंट में बताओगे कि इनका जो पोलर फॉर्म है वो क्या होती है। अब अपने चर्चा करते हैं मापांक या मॉडुलस पे, जो पीछे टॉपिक चल गया है उसकी बात करते हैं। मापांक या मॉडुलस होता है z बराबर x प्लस आयोटा बाई, यहाँ लिख लेना वही रे, यहाँ लिख लेना, यहाँ से टॉपिक का नाम लिख लेना। अभी यहाँ लिख लेना, ठीक है, क्या लिखना है सुनो, कलर थोड़ा चेंज करके मैं थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ आपको ज्ञात करना है, टॉपिक पीछे निकल गया पैनल के अंदर, मापांक ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है। x प्लस आयोटा जो y दे रखा है, ठीक है, इसमें धनात्मक वास्तविक जो संख्याएं हैं, सिर्फ इनके पास जो संख्याएं है ना ये उठाई जाएगी, ध्यान रखना। तो उनका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और जो स्केयर होगा वो होगा आपके पास किसके, जेड के मापांक के बराबर है। एक तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, दूसरा इसे लिख सकते हो क्या, जेड का मापांक जो है वो आपका क्या कहलाएगा, अंडर रूट में रियल जो जेड है, रियल जो जेड है उसका मापांक, और प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका मापांक आएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हो। अब मापांक निकालना किसका है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ के साथ यही। देखो डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत अच्छा सा, 3 और -4 आयोटा का मापांक निकाल के बताओ, मॉडुलस बताओ, तो आराम से प्यार से कर सकते हो आप। देखो कैसे, ये जेड के इक्वल ले लिया, जेड लिखो, अंडर रूट लगाओ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना आएगा 16, इक्वल में 5, ये लो। अब आप एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, आप इसका करके बताना। -2 आयोटा का बताओगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, कमेंट में डालना। और आप इसमें 5 का बताओगे क्या आएगा, √7 का बताओगे, और 4 नंबर जो आपके पास है वो आपके पास है 3 प्लस आयोटा √2 का भी आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, इसी के साथ प्यारे बच्चों इसके बाद मापांक के जो नियम हैं वो आपके नेक्स्ट में दोबारा मैं करवाऊंगा, गुणनधर्म जो भी है। कैसे लगे कमेंट करके बताना जरूर, वीडियो कैसी लग रही है।